हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के, व्याकरण के, पर्यावरण, मनोविज्ञान, इन सब के वीडियो आपको मिलते रहें। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संधि की। संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण में संधि का विशेष योगदान है, एक अपना महत्व है। और जो परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में संधि से संबंधित कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। भले ही कोई सूत्र पूछ लिया जाए, भले ही कोई संधि पूछ ली जाए, संधि करने के लिए कोई विच्छेद या किस वर्ण के अंतर्गत आता है, तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मेन टॉपिक है संधि, बात करने वाले हैं संधि के विषय में। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जिसके ऊपर यह पूरा का पूरा व्याकरण टिका हुआ है, उसको बोलते हैं माहेश्वर सूत्र। उसको क्या बोलते हैं? माहेश्वर सूत्र। अब जब बात आई है माहेश्वर सूत्र की, तो हम बात कर लेते हैं कि आखिर माहेश्वर सूत्र इनका नाम पड़ा क्यों। सब लोगों ने नाम सुना होगा महर्षि पाणिनि, जिनको व्याकरण, संस्कृत व्याकरण का जन्मदाता कहा जाता है। महर्षि पाणिनि, ऐसा कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि एक बार तपस्या कर रहे थे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। काफ़ी तपस्या किए, और जब भगवान शिव प्रसन्न हो गए तो प्रसन्न हो करके उन्होंने अपना डमरू बजाना शुरू कर दिया, और उस डमरू को 14 बार बजाया। 14 बार जब डमरू को बजाया, महर्षि पाणिनि ने क्या किया? भगवान शिव के 14 बार डमरू बजाने को उन्होंने अपने सूत्रों में बांधते चले गए। उन्होंने अपने सूत्रों में क्रमबद्ध कर लिया। जैसे जैसे डमरू बजा वैसे वैसे उन्होंने कहा कि नहीं, बस ये जो है यही सूत्र है, यानी संस्कृत व्याकरण का यही सूत्र तैयार कर दिया। तो उस संधि से पहले हम बात कर लेते हैं कि जो माहेश्वर सूत्र हैं ये क्या हैं, कैसे हैं, और इनके ऊपर जो हमारा व्याकरण है वो कैसे टिका हुआ है। इन सारी बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे। संधि इसके अगले वीडियो में आपको मिलेगी। तो हम बात करते हैं माहेश्वर सूत्र की। यानी संस्कृत व्याकरण का जो मूल आधार है वो है माहेश्वर सूत्र। अब यहीं से प्रश्न बनना शुरू हो गए, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 10, 12, 14, 15, तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। इन्हें माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है, और इन 14 सूत्रों में संस्कृत की पूरी वर्णमाला को निहित किया गया है। देखिए, हिंदी वर्णमाला अलग है और संस्कृत वर्णमाला अलग है। हिंदी और संस्कृत की वर्णमाला में कुछ डिफरेंस है, और वो डिफरेंस, वो अंतर अभी आपके सामने आ जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि जो संस्कृत व्याकरण है वो कैसे अन्य भाषाओं के व्याकरण से अलग है। तो अब हम बात करते हैं सूत्रों की। जो सूत्र महर्षि पाणिनि ने क्रमबद्ध किए हैं, सबसे पहले उनको हम पढ़ते हैं। आई उड़, रिल रिक, ए ओंग, ए औच, है वरट, लड़, जमंगड़ नम, झभय, गढ़ धस, जब गढ़ दस, खफ छठथ चट तौ, कपय सस सर हल। ये 14 सूत्र हैं, और इन्हीं 14 सूत्रों के ऊपर पूरा संस्कृत व्याकरण टिका हुआ है। एक बार पुनः रिपीट कर सकते हैं। ऐ उड़, रिल रिक, ए ओंग, ए ओच, है वरट, लड़, यमंगणनम, झभय, गढ़ दस, जब गढ़ दस, खफ छठत चट तौ, कपय सस सर हल। तो ये तो हो गए 14 सूत्र। अब इन 14 सूत्रों के बाद हम देखते हैं कि जो वर्णमाला है, यानी इन सूत्रों के अनुसार जो वर्णमाला का निर्धारण किया गया है, जो विभाजन किया गया है, वो कैसे किया गया है। सबसे पहले आते हैं स्वर की तरफ। सबसे पहले आते हैं स्वर की तरफ।
जो संस्कृत वर्णमाला में स्वरों का निर्धारण किया गया है उनको हम देखते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋढ़, लृ, ए, ओ, आए, औ। यह इतने स्वर संस्कृत भाषा में, संस्कृत वर्णमाला में इतने स्वर निर्धारित किए गए हैं। इनकी संख्या कितनी है आप नोट कर सकते हैं, इनकी संख्या है 9। यानी संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 9 स्वर हैं। अब यहीं पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं आप सभी को कि कमेंट करके बताना है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, ये आपको कमेंट करके उत्तर देना है। आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं अंतस्थ वर्ण। दूसरे नंबर पे आते हैं अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्णों को, जिनको हम हिंदी में कहते हैं या, रा, ला, वा, उन्हीं को हम संस्कृत में कहते हैं अंतस्थ वर्ण। और ये हिंदी भाषा में भी अंतस्थ वर्ण ही हैं, ऐसा नहीं कि हिंदी में नहीं है, हिंदी में भी हैं। या, वा, रा, ला, ये अंतस्थ वर्ण आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ग के पंचमाक्षर। अब वर्ग के पंचमाक्षर की बात करते हैं। पंचमाक्षर का सीधे से मतलब है कि जब कोई वर्ग है, देखिए हिंदी में वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, ये सभी वर्ग हैं। और इन वर्गों के अंत में जो पांचवा अक्षर आता है, उस पांचवें अक्षर को एक सूत्र में महर्षि पाणिनि ने बांध दिया, अमंगणनम। किसमें बांध दिया? अमंगणनम। यानी देखिए जब पढ़ते हैं च, छ, ज, झ, इया, जब इया कहते हैं तो ये चवर्ग का जो अंतिम वर्ण है, पांचवा वर्ण है, उसके अंतर्गत आ गया। इसी तरीके से जब हम पढ़ते हैं पा, फा, बा, भा, मा, पांचवा वर्ण आ गया। तो इस प्रकार से जो वर्ग के पंचमाक्षर हैं, इनको एक सूत्र में बांध दिया, यमंगणनम। फिर आगे बढ़ते हैं वर्ग के चतुर्थ वर्ण। यानी जब हम कोई वर्ग पढ़ते हैं, अभी बताए थे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, जब हम वर्ग पढ़ते हैं तो वर्ग का जो चतुर्थ वर्ण होता है, अब जैसे मान लीजिए पढ़ना शुरू किए, पा, फा, बा, भा, गिनती कर सकते हैं, भा कौन सा वर्ण आ गया? चौथा वर्ण आ गया। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं का वर्ग की, का, खा, गा, घा, चौथा वर्ण आ गया। तो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ता, था, दा, धा, देखिए धा आ गया। इसी तरीके से हम बात करते हैं अगर चा वर्ग की, चा, छा, जा, झा, अर्थात इस लाइन में जो जितने भी वर्ण लिखे हैं ये सभी चतुर्थ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं जो तृतीय वर्ग की श्रेणी में आते हैं। तृतीय वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ज, ब, ग, ड, द, ज, ब, ग, ड, द, एक सूत्र में बांध दिया। और ये सभी के सभी वर्ण तृतीय वर्ण में आते हैं। अगर हम बात करें चवर्ग पढ़ना शुरू करते हैं तो देख ली, पढ़ के देख सकते हैं, चा, छा, जा, तीसरे नंबर पे आ गया। इसी तरीके से अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं पा, फा, बा, तीसरे नंबर पे आ गया। का, खा, गा, तीसरे नंबर पे आ गया। इसी प्रकार से तीसरे नंबर पे आते हुए तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वर्ग के तृतीय वर्ण। अब हम बात करते हैं वर्ग के द्वितीय वर्ण की। वर्ग के द्वितीय वर्ण का मतलब ये हो गया कि जैसे का से स्टार्ट किए, कवर्ग स्टार्ट किए, का, खा दूसरे नंबर पे आ गया, पा, फा दूसरे नंबर पे आ गया, चा, छा दूसरे नंबर पे आ गया, टा, ठा दूसरे नंबर पे आ गया, ता, था दूसरे नंबर पे आ गया। तो ये सभी किस पे आ गए? ये सभी वर्ग के द्वितीय वर्ण हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं जो 7वें नंबर पे देखते हैं वर्ग का प्रथम वर्ण, जिसको कहा गया च, ट, त, प, का। ये इतने वर्ण निर्धारित किए गए। जब हम कवर्ग पढ़ते हैं तो आता है का, सबसे पहले आता है। फिर चवर्ग पढ़ते हैं सबसे पहले चा आता है, फिर टवर्ग का टा आता है, तवर्ग का ता, पवर्ग का पा। इस प्रकार से जितने भी वर्ण लिखे हुए हैं ये सभी वर्गों के प्रथम वर्ण हैं। यह संस्कृत वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला में दूसरी तरीके से लिखे हुए हैं, उनका क्रम कुछ दूसरा है, लेकिन यहाँ संस्कृत वर्णमाला का क्रम दूसरा है। अब देखते हैं जो ऊष्म वर्ण हैं। ऊष्म वर्णों का मतलब ये होता है जब मुख से गर्म हवा निकलती है और उस गर्म हवा के साथ बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उन वर्णों को हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। और
जब हम उच्चारण स्थान वाला वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे, तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से है। क्योंकि जो सभी वर्ण हैं, कोई दंत से बोला जाता है, कोई मूर्धा से बोला जाता है, कोई तालु से बोला जाता है, कोई नासिका से बोला जाता है, और इसी वर्णमाला में सारे वर्ण हैं जो अलग अलग स्थानों से बोले जाते हैं। तो उसका वीडियो मैं आपको अलग से उपलब्ध करा दूंगा। तो हम बात करते हैं ऊष्म वर्ण की। अब ऊष्म वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? सा, शा, सा, हा। यानी ये जो सा, 3 प्रकार के सा बताए गए हैं। इसको साधारण तौर पे लोग कह देते हैं सीटी वाला सा, पेटचिरुआ सा, साधारण सा, लेकिन ऐसा नहीं। इन सा के अलग अलग नाम हैं। इन सा के जो नाम हैं, जैसे सबसे पहले लिखा है कि सा, जिसमें सीटी एक आवाज़ निकलती है, तो इसको हम बोलते हैं कौन सा सा? इसको हम बोलते हैं तालव्य सा। इसको कौन सा बोलते हैं? तालव्य सा। क्योंकि जब इस सा का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा है वो तालु का स्पर्श करते हुए हल्का सा मुड़ जाती है, तो इसे हम तालव्य कहते हैं। दूसरा सा देखते हैं मूर्धन्य सा। दूसरा सा कौन सा है? मूर्धन्य सा। ये इसका उच्चारण स्थान सीधे मूर्धा से है। और तीसरा सा जो है बिल्कुल साधारण सा है, इसको बोलते हैं दंती सा। इसको कौन सा सा बोलते हैं? दंती सा। और हा। तो इस प्रकार से आज का जो ये माहेश्वर सूत्रों का ये वीडियो था, ये यहीं पर समाप्त होता है। और इसके बाद में जो हिंदी वर्णमाला में कंप्रोमाइज़ किया गया है, हिंदी वर्णमाला में जो बताया गया है, मैं उसको भी उपलब्ध करा दूंगा। और संधि को मैं एक एक टॉपिक वाइज, क्योंकि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, जितनी भी संधियां हैं उन सब का वीडियो मैं आप सभी को उपलब्ध करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, ताकि वीडियो बहुत अधिक लंबा ना हो। और अगले वीडियो के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।